Good morning, all of you. Today we are going to continue our chapter 6 of your Indian Constitution at Work, that is chapter Judiciary. In our yesterday's class, we have discussed about the significance of judiciary. What is the meaning of judiciary? What is the significance of judiciary? Why do we need an independent judiciary? And what is the meaning of independence judiciary? Today we are going to cover the content of power, or you can say features of the judiciary. Okay, and after that we will cover the portion appointment of judges. Okay, so power or features of judiciary. ठीक है, if question arises what are the features of judiciary or what are the powers of judiciary, you can write these terms. Okay, the judges have a fixed tenure. What is the meaning of fixed tenure? It's fixed time period. जो judges हैं उनके उनका fixed time period होता है. They hold office till reaching the age of retirement. And what is the age of retirement for the judges? It is 65 years. जो जजेस हैं, ठीक है, उनकी हमने कल पढ़ा इंडिपेंडेंस के बारे में, इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी के बारे में. तो जजेस के इंडिपेंडेंस के लिए हमें क्या क्या इंश्योरिटी होनी चाहिए? तो उसमें से पहला जो इंश्योरिटी है कि दे हैव द फिक्स्ड टेन्योर. उनका जो टाइम पीरियड है, ठीक है, वो बहुत फिक्स्ड है. वो टाइम पीरियड फिक्स्ड है. वो कब तक रहेंगे? दे होल्ड ऑफिस टिल रीचिंग द एज ऑफ रिटायरमेंट. ठीक है, और रिटायरमेंट की एज कितनी है? 65 इयर्स. बट ओनली इन एक्सेप्शनल केसेस जजेस में बी रिमूव. ऐसे तो आप बोलोगे अगर मैम उनका फिक्स पीरियड है और उनको हम रिमूव ही नहीं कर सकते हैं उनकी इंश्योरिटी के लिए, उनकी इंडिपेंडेंस के लिए, तो ऐसे तो वो कुछ भी अपना आर्बिट्रेरी रूल कर सकते हैं. तो नो, देयर आर सम प्रोसेसेस and only in exceptional cases they may be removed. And removal of judges, we will discuss it later how we can remove a judge. But just like president को remove करना भी बहुत ही difficult process है. just like that judges को भी remove करना, ठीक है, बहुत ही difficult process है. and जो process है उसको हम impeachment बोलते हैं. judges may remove from their position through the process of impeachment only. हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में 2 वर्ड्स लिखे गए हैं फॉर दोज एक्सेप्शनल टर्म्स. ठीक है, कि अगर हमें जज को उनका टाइम पीरियड खत्म होने से पहले अगर रिमूव करना है या फिर हटाना है तो हम कैसे रिमूव कर सकते हैं. ओनली इन एक्सेप्शनल केसेस. एंड वो हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल में जो वर्ड्स यूज किए गए हैं वो यूज किए गए हैं प्रूव्ड मिसबिहेवियर, कि कोई मिसबिहेवियर किया है या कोई करप्शन में पकड़े गए हैं या फिर इनकैपेसिटी. ठीक है, ये 2 वर्ड्स हैं, प्रूव्ड मिसबिहेवियर और इनकैपेसिटी. ये 2 वर्ड्स यूज किए गए हैं कि इफ अ जज may proved misbehaving or he is incapable of what he is doing, then he may be removed through the process of impeachment, and which we will discuss it later in elaborate terms. Okay, so first power और feature समझ आया. जजेस जो है उनका जो टेन्योर है, टाइम पीरियड फिक्स होता है और वो अपने ऑफिस में टिल द एज ऑफ रिटायरमेंट क्या रहेंगे, ऑफिस में वो वर्क करेंगे. नाउ सेकंड इज they have security of tenure. security of tenure का मतलब क्या है? अगर सिक्योरिटी है जजेस के पास, they have security of time period or security of their job, then they will do their work independently. Okay, तो इसके लिए इंश्योर करने के लिए कि जजेस जो है इंडिपेंडेंटली वर्क कर सके और कोई बायसनेस के साथ ना काम करे, कोई फियर के साथ ना काम करे, इसकी उनकी जो टेन्योर है उसमें सिक्योरिटी होती है. बट आपको जैसे कि मैंने बताया, ओनली इन एक्सेप्शनल केसेस जजेस में बी रिमूव्ड. खाली एक्सेप्शनल केसेस में ही हम जजेस को रिमूव कर सकते हैं. बट सिक्योरिटी ऑफ टेन्योर जो है वो इंश्योर करता है कि जो जजेस हैं डर के बिना और फेवर के बिना क्या है वो काम करें.
The constitution prescribes a very difficult procedure for removal of judges. I already told you this कि बहुत ही डिफिकल्ट प्रोसेस है जजेस को रिमूव करना, ठीक है। सेकेंड, थर्ड पॉइंट इज फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट। हमने दो टर्म्स, दो पावर्स अभी डिस्कस की। फर्स्ट इज फिक्स्ड टेन्योर एंड सेकेंडली इज सिक्योरिटी ऑफ टेन्योर। सिक्योरिटी और फिक्स्ड टेन्योर के बारे में बात किया। और थर्ड वन इज फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट। फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट का मतलब क्या है कि जो जजेस की सैलरी है वो एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेचर जो है वो पार्लियामेंट में या फिर कहीं पे भी वो डिसाइड नहीं करेंगे या वो नहीं देंगे कि जजेस की जो सैलरी है डायरेक्टली कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से आती है, ठीक है। तो इनकी सैलरी के बारे में अगर डिस्कस भी करना है तो दे कैन ओनली डिस्कस इट कि हमें कितना रेज करना है। उनको लोअर डाउन नहीं करना है उनकी सैलरी के लिए, उनको रेज कितना करना है पार्लियामेंट वो उस चीज के बारे में डिस्कस कर सकती है। बाकी आपने अपने अर्लियर चैप्टर्स में पढ़ा है कि जुडिशरी के जो कंपोनेंट्स है कंडक्ट के बारे में पार्लियामेंट में कोई भी डिस्कशन नहीं होगा। व्हाई? अभी हम ये टॉपिक भी अभी आगे पढ़ने वाले हैं, इसका पावर्स में ही ये एक पॉइंट आएगा। तो फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट कितनी सैलरी होगी इसके बारे में फिर भी बात कर सकते हैं। The Constitution provides that the salaries and allowances of judges are not subjected to the approval of the legislature. कि लेजिस्लेचर या एग्जीक्यूटिव के अप्रूवल के बाद ही जजेस की सैलरी उनको दी जाए, इसमें कोई भी कॉन्स्टिट्यूशन जो है ये अप्रूवल के लिए नहीं बताता है, ठीक है। दे आर फ्री, उनकी जो सैलरी है डायरेक्टली कहाँ से आ रही है? कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से आ रही है, ठीक है। नाउ नेक्स्ट टर्म इज जजेस आर इम्यून फ्रॉम पर्सनल क्रिटिसिज्म, ठीक है। जो जजेस हैं इम्यून है, उनकी जजमेंट में वो क्या ओपिनियन दे रहे हैं, उन्होंने जो डिसीजंस लिए हैं उसमें कोई भी पर्सनल क्रिटिसिज्म जो है हम नहीं कर सकते हैं। अगर वो पर्सनल क्रिटिसिज्म अगर करते हैं तो उस केस में क्या होगा? जुडिशरी के पास ऐसी पावर होती है कि वो पेनल्टी लगा सके, जो भी कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के थ्रू। कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट क्या है? इट इज एक ऐसा पर्सन जो डिसओबे करता है कोर्ट को, उसके ऑर्डर को, उसके डिसीजन को, उसको हम बोलते हैं कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट। तो जो जजेस हैं उनपे उल्टा केस कर देते हैं, किस गिल्ट से, किस आरोप पे? कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट। दिस इज अ टर्म यूज्ड फॉर दैट कि अगर जजेस पे आप उनके डिसीजन पे, उनके ऑर्डर्स पे उसको पर्सनली क्रिटिसाइज करते हो तो जजेस जो हैं आपको पेनल्टी दे सकते हैं इन द फॉर्म ऑफ जेल, और आपका उसमें कैश पेनल्टी भी लग सकती है, ठीक है। अब एक प्रशांत भूषण का केस है, अगर आपने सुना होगा, अगर नहीं सुना है तो डू गो थ्रू दैट केस। प्रशांत भूषण ने भी क्या किया था, उनके केस में ऐसे आ गया था कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का, और उसके लिए पेनल्टी कितनी देनी पड़ी थी? खाली ₹1 की पेनल्टी देनी पड़ी थी। सो एक ये केस है जिसमें जजेस के डिसीजन को डिसओबे किया गया था, ठीक है। Now 4 powers or features हमने पढ़ लिए जुडिशरी का। फिफ्थ वन इज पार्लियामेंट cannot discuss the conduct of judges except then the proceedings to remove a judge is being carried out. जो पार्लियामेंट है, you all know parliament is the highest form of debate in our country, but पार्लियामेंट जजेस की कंडक्ट को, जजेस के रूल्स हैं, जो जजेस के डिसीजंस हैं, उनके ओपिनियंस है, रेगुलरिटी है, मतलब जजेस के केस में, जुडिशरी के केस में पार्लियामेंट जो है कुछ भी डिस्कस नहीं कर सकती है। एक्सेप्शनल केस में ओनली एक्सेप्ट वन थिंग कि अगर रिमूवल ऑफ जज का प्रोसीडिंग चल रहा है, रिमूवल ऑफ जज, अभी हम उसमें पढ़ेंगे, एक अनसक्सेसफुल अटेम्प्ट भी रहा गया है कि हाउ वी कैन रिमूव अ जज। इस 1992 में एक अनसक्सेसफुल अटेम्प्ट आया था। हम जब रिमूवल ऑफ जजेस पढ़ेंगे तो उसमें ये चीज हम डिस्कस करेंगे। सो पार्लियामेंट जो है, समझ आया, यहाँ पे लेजिस्लेटिव और एग्जीक्यूटिव का आप देखते हो पावर्स और फीचर्स में कि कैसे वो जुडिशरी जो है बहुत इंडिपेंडेंटली वर्क कर पाती है। दीज आर सम ऑफ द पावर्स व्हिच मेक हिज वर्क unbiased and he can do his work fearlessly, etc. So
बस एक ही केस में पार्लियामेंट डिस्कस कर सकती है जजेस के कंसेप्ट में, दैट इज प्रोसीडिंग्स टू रिमूव अ जज। अगर जज को रिमूव करने की प्रोसीडिंग्स चल रही है तो पार्लियामेंट उस चीज के बारे में डिस्कस कर सकती है, अदरवाइज वो डिस्कस नहीं कर सकती है। ठीक है, सो दिस इज अगर क्वेश्चंस आते हैं, आई विल टेल यू हाउ वी कैन अटेम्प्ट दीस टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस, और नोट्स एंड क्वेश्चन आंसर्स भी प्रोवाइड करूंगी। अभी हम एक्सप्लेनेशन पे चलते हैं। नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज अपॉइंटमेंट ऑफ जजेस। इंडिपेंडेंस ऑफ जजेस का हमने पढ़ लिया कि कैसे क्या अपॉइंटमेंट कैसे होगी। हमने पढ़ा था कि लेजिस्लेचर का कोई भी इन्वॉल्वमेंट नहीं रहता है अपॉइंटमेंट ऑफ जजेस में। बट अभी आप देखिएगा, अपॉइंटमेंट ऑफ जजेस जो है, it has never been free from political controversy, directly और indirectly जो है पॉलिटिकल कोई कंट्रोवर्सी आ ही जाती है जजेस को अपॉइंट करने में। हाउ इट इज अ पार्ट ऑफ द पॉलिटिकल प्रोसेस। अपॉइंटमेंट ऑफ जजेस एक पॉलिटिकल प्रोसेस का ही पार्ट है। इट मेक्स अ डिफरेंस। अभी ये जो पॉइंट है, प्रोसेस ऑफ अपॉइंटमेंट मेक्स अ डिफरेंस ऑन हाउ कॉन्स्टिट्यूशन इज इंटरप्रिटेटेड। अभी जब मैं आपको अपॉइंटमेंट ऑफ जजेस सुप्रीम कोर्ट से और अदर जजेस के बारे में बताऊंगी तो उसमें और ज्यादा क्लियर होगा ये वाला पॉइंट आपको कि it makes a difference who serves in the Supreme Court and High Court. Supreme Court और High Court में कौन सर्व कर रहा है, ठीक है, कैसे वो अपने ओपिनियंस रख रहा है, कैसे व्यू रख रहा है, और उसके अकॉर्डिंग क्या है, क्या पॉलिटिकल कंट्रोवर्सीज चलती है, क्या वो इंटरप्रिटेशन जो जजेस है, सुप्रीम कोर्ट के जजेस हैं, हाई कोर्ट के जजेस हैं, वो क्या इंटरप्रिटेशन लेकर आते हैं। और अगर कोई पॉलिटिकल जो जजेस हैं उनके पास इतनी असर्टिव पावर होती है कि वो इंडिपेंडेंटली वो अपने जो व्यूज हैं एकदम फियरलेसली एक्सप्रेस कर सकते हैं, क्लियरली एक्सप्रेस कर सकते हैं। तो उसमें पॉलिटिकली कैसे वो चेंजेस आते हैं, पॉलिटिकली वो कैसे अफेक्ट करता है, ये जो आप पॉइंट है, इसको अभी हम जब अपॉइंटमेंट ऑफ अदर जजेस के बारे में पढ़ेंगे तो और ज्यादा क्लियरली हो जाएगा कि हाउ द प्रोसेस ऑफ द अपॉइंटमेंट मेक्स अ डिफरेंस ऑन हाउ कॉन्स्टिट्यूशन इज इंटरप्रेटेड। कि जो अपॉइंटमेंट का प्रोसेस है कैसे उसमें डिफरेंसेस आ जाते हैं, ठीक है, ऑन हाउ द कॉन्स्टिट्यूशन इज, कैसे इंटरप्रिटेट किया गया है उसके अकॉर्डिंग कैसे चेंजेस आते हैं। नाउ काउंसिल्स ऑफ मिनिस्टर्स और यू कैन से कैबिनेट मिनिस्टर्स, गवर्नर्स एंड चीफ मिनिस्टर्स एंड चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया और इन्फ्लुएंस द प्रोसेस ऑफ जुडिशियल अपॉइंटमेंट। ये सारे के सारे लोग जो हैं they are members of legislative and executive, TK and Chief Justice of India. Who will tell me who is the Chief Justice of India? It is Sharad Arvind Bobde. Now I have a homework for you. Please tell me please find out the name of the first Chief Justice of India and I will ask you about him tomorrow. Okay? So all these, the Council of Ministers, Governors, Chief Ministers, Chief Justice of India, all influence the process of judicial appointment. ये सबके सब डायरेक्टली और इनडायरेक्टली जो जुडिशियल अपॉइंटमेंट है, जजेस का जो अपॉइंटमेंट है, उसमें क्या करते हैं, उनको इन्फ्लुएंस करते हैं। नाउ अपॉइंटमेंट ऑफ चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, he is the, आप ये कह सकते हो, the first judge of India, you can say that, the chief justice of India। ऐसा नहीं है कि सुप्रीम कोर्ट के जजेस से उसकी जो पावर है थोड़ी बहुत ज्यादा होती है, they all are equal, but चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कैसे उसको अपॉइंट किया जाता है, अकॉर्डिंग टू हिज एज और अकॉर्डिंग टू हिज एक्सपीरियंस। जो सबसे ज्यादा जिसका एक्सपीरियंस होता है उसको ही एज इन जजमेंट उसको ही क्या बनाया जाता है, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। कन्वेंशन, व्हाट इज कन्वेंशन, एक ऐसी ट्रेडिशन चलता आता है जिसे हम बोलते हैं ना, प्रथा चली आ रही है। A convention had developed whereby the senior most judge of the Supreme Court was appointed as the Chief Justice of India। किसको अपॉइंट किया जाता है, जो भी सीनियर मोस्ट जज होता है, ठीक है, सीनियर मोस्ट जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट is appointed as the Chief Justice of India. So Sharad Arvind Bobde, he is the
he is the senior most right now he is the senior most judge, that's why he is the chief justice of India. जो इनकी पावर होती है इक्वली होती है सुप्रीम कोर्ट के जो जजेस होते हैं, देयर आर टोटल 9 जजेस इन द सुप्रीम कोर्ट, 1 is chief justice and 8 others are the supreme court judges. तो जो सबसे एज में जो सबसे ज्यादा होता है, एक्सपीरियंस में ज्यादा होता है, उसको ही क्या बनाया जाता है, सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, ठीक है। एंड who appoints the chief justice of India? He is appointed by the president of India. Okay, now it is clear who appoints the chief justice of India and what is the process of appointment of judges. It is a convention कि जो भी सबसे 1950s के बाद में, जब 1950 में हमारा कॉन्स्टिट्यूशन आया, उसके बाद में जो जितने भी चीफ जस्टिस रहे हैं, ठीक है, टोटल 47 रहे हैं, उसमें क्या एक कन्वेंशन चलता आ रहा है कि जो भी सीनियर मोस्ट जज होगा सुप्रीम कोर्ट का, उसको हम चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बनाएंगे और उसको अपॉइंट कौन करेगा, द प्रेसिडेंट, द हेड ऑफ द स्टेट। अब प्रेसिडेंट क्या है, वो अपॉइंट करेंगे। बट दिस कन्वेंशन वाज ब्रोकन, हाउएवर ब्रोकन ट्वाइस, ठीक है। यहाँ पे 2 एक्सेप्शनल केसेस में ये जो कन्वेंशन था चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को अपॉइंट करने का, ये इसमें 2 बार ब्रोक हुआ है, ठीक है। यहाँ पे एक्सेप्शंस आए हैं। फर्स्ट टाइम इन 1973 एएन रे, हु इज एएन रे, जो है वो, उनका फुल नेम है अजित नाथ रे, ठीक है। उनको सीजेआई का, दैट इज चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, सुपरसीडिंग 3 सीनियर जजेस, उनको अपॉइंट किया गया था, एएन रे को, अजित नाथ रे को चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। बट उनसे भी 3 जजेस जो थे वो सीनियर मोस्ट थे, ठीक है। फिर भी उनको अपॉइंट कर दिया गया था। उस टाइम पे कौन सी आपकी गवर्नमेंट चल रही थी, कांग्रेस की थी, हमारी प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी थी। और ये जो टाइम पीरियड था 73 से 75 का जो टाइम पीरियड था, ये जो 70s का टाइम पीरियड था, इमरजेंसी टाइम पीरियड चल रहा था। और जब यहाँ पे अगर आपको याद हो या आपने सुना हो तो एक केस आया था, केशव नंदा भारती जजमेंट का केस आया था। आप उसके बारे में भी पढ़ सकते हैं। केशव नंदा भारती केस के टाइम पे जो जजेस ने एकदम क्लियरली अपॉइंट, क्वेश्चन पूछा था राहुल ने कि बायस्ड है कि अनबायस्ड है, हमें कैसे पता चलेगा कि जो जजमेंट है वो बायस्ड नहीं है, अनबायस्ड है, और अगर कुछ होता है तो क्या प्रोसेस होता है। तो देखिए जो उस टाइम पे जज थे, ठीक है, जो सीनियर मोस्ट जज थे, देखिए 3 जजेस थे सीनियर एएन रे से। बट केशव नंदा भारती केस में उन्होंने जो जजमेंट दी, अपना डेमोक्रेटिकली, उनकी जो डेमोक्रेटिक स्पिरिट को देखा कि वो टूटती जा रही है, वो जो पॉलिटिकल बिहेवियर है वो बहुत ज्यादा अच्छा नहीं है, कुछ भी मनमानी किए जा रहे हैं, तो इन्होंने स्टेप्स लिए थे। ये जो 3 सीनियर जजेस है ना, उन्होंने कुछ स्टेप्स दिए थे। वो अपना असर्टिव जुडिशरी दिखा रहे थे, अपने ओपिनियंस दिखा रहे थे, और उन्होंने as you all know, judiciary act as in guardian of the constitution, judiciary guardian का रोल प्ले करता है। तो उन्होंने भी जब देखा कि हमारी डेमोक्रेटिक स्पिरिट टूटती जा रही है, तो उन्होंने भी स्टेप लेने की कोशिश की गई। तो यहाँ पे क्या किया गया था, यहाँ पे उस टाइम पे इस कन्वेंशन को तोड़ा गया, और यहाँ पे इन तीनों जजेस के अलावा किसको यहाँ पे अपॉइंट कर दिया गया, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया एएन रे को अपॉइंट कर दिया गया था, ठीक है। और दूसरा केस था हमारा अगेन इन 1975, जस्टिस एमएच बेग, ये आपके मिर्जा हामिद उल्लाह बैग जो थे, उनको अपॉइंट किया था। और उन्होंने किसको सुपरसीड किया था, मतलब उनसे भी सुपीरियर और उनसे भी जो बड़े जजेस थे, सीनियर जज थे, कौन थे, जस्टिस एचआर खन्ना थे। इनको सुपरसीड करते हुए, ये इमरजेंसी का टाइम था, 1975 में इमरजेंसी लग गई थी इंडिया में, ठीक है। तो इस टाइम पे ये मिर्जा हामिदुल्लाह बैग को क्या कर दिया गया था, अपॉइंट कर दिया गया था। ये जो टाइम था, दोनों ही टाइम जो है इमरजेंसी टाइम पीरियड था। तो ये 2
एक बार ऐसी क्या बोलते हैं इसको कि एक एक्सेप्शनल केसेस आए थे कि जब क्या कर दिया गया था, पॉलिटिकल कंट्रोवर्सीज देखी गई थी और इस कन्वेंशन को तोड़ते हुए ये जो प्रथा चली आ रही थी, कन्वेंशन चला आ रहा था कि जो सीनियर मोस्ट जज होगा सुप्रीम कोर्ट का उसको हम चीफ जस्टिस बनाएंगे। यहाँ पे ये दो टाइम 1973 में और 75 में ब्रेक हुई थी। ठीक है, और ऐसा क्यों हो रहा था उस टाइम पे? देखिए एचआर दोनों ही, अगर ये जो 3 सीनियर जजेस थे 1973 के टाइम पे, इन तीनों ने ही क्या किया था, जैसे ही एएन रे को अपॉइंट कर दिया, इन तीनों ने भी रिजाइन कर दिया था, क्योंकि ये देख नहीं पा रहे थे कि जो हमारी हम जो असर्टिव रोल प्ले कर रहे हैं और हम जो भी सिचुएशन चली आ रही है उसके लिए हम अच्छे, जो अगर देखते हैं कि डेमोक्रेटिक स्पिरिट टूट रही है, कुछ भी काम किए जा रहे हैं, कुछ भी काम हो रहे हैं, तो उन्होंने स्टेप्स लिए और उन्होंने देखा कि उनको अपॉइंट नहीं किया गया, तो उनको क्या किया, उन तीनों ही जजेस ने रिजाइन दे दिया था। सेम एचआर खन्ना भी गवर्नमेंट को क्या है प्लीज नहीं कर रही थी, वो गवर्नमेंट को इनरिच नहीं कर रही थी, इसलिए उनको भी हटा के क्या है एमएच बेक को बना दिया गया था उस टाइम पे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। तो ये सारी सिचुएशंस जब देखने को मिली तो बहुत से सुप्रीम कोर्ट के जजेस और दूसरे जो जजेस हैं, अभी मैंने आपको बताया था कि हम एक अपॉइंटमेंट ऑफ अदर जजेस में पढ़ेंगे कि कैसे वो प्रोसेस जो है, कैसे हमारा सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट जो है इंटरप्रिटेट करता है और उसके अकॉर्डिंग चीजें होती हैं, हम वो भी हम पढ़ने वाले हैं। ये दो सिचुएशन के बाद क्या होता है, just look at. So our next topic is appointment of other judges. अभी हमने चीफ जस्टिस की अपॉइंटमेंट की बात की. Now who will appoint the other judges like judges of Supreme Court and higher court? Okay, who will appoint it? The other judges of the Supreme Court and the High Court are appointed by the President after consulting the CJI. Now, Chief Justice of India is also appointed by the President of India. Now, Supreme Court judges and High Court judges are also appointed by the President of India, but only after consulting. जो हमारा Constitution था, उसमें ये given है कि जो सुप्रीम कोर्ट के जजेस हैं और हाई कोर्ट के जजेस हैं वो प्रेसिडेंट ही अपॉइंट करेंगे, बट ओनली आफ्टर कंसल्टिंग. देयर इज ओनली वन वर्ड रिटन इन द कॉन्स्टिट्यूशन, दैट इज कंसल्टिंग द सीजेआई. ठीक है, कंसल्ट करना. अब कंसल्ट करने के बाद जो वो वैसे ही अपॉइंट करते हैं कि नहीं करते हैं, ये बहुत सारी चीजें देखने को आ रही थी कि अब जैसे हमने एएन रे वाला 1973 और 75 का टर्म देखा, वहां पे ऑब्वियसली कंसल्ट करते सीजेआई से या किसी से, तो ऑब्वियसली जो सीनियर मोस्ट जज था वो ही बनता, बट कंसल्ट करना ही खाली क्या है अप्रोप्रिएट टर्म नहीं है. कंसल्टिंग जरूरी है, बट उस कंसल्टेशन पे वर्क भी करना चाहिए कि ठीक है खाली कंसल्ट कर लिया, कर हम अपनी मनमानी कर रहे हैं कि हम किसी को भी अपॉइंट कर रहे हैं. सो जो जितने भी आपके सुप्रीम कोर्ट के जजेस और हाई कोर्ट के जजेस हैं वो प्रेसिडेंट अपॉइंट करेगा, बट ओनली आफ्टर द कंसल्टिंग सुप्रीम चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया. नाउ the role of council ministers in appointment of judges, जो रोल है councils of ministers का, जो रोल है councils of ministers, आपके कैबिनेट मिनिस्टर्स का जो रोल है, क्या वो रोल जो है उनका क्या कोई रोल इसमें है? यस, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली. अब देखिए प्रेसिडेंट जो है President is bound to act as an aid and advice of the councils of ministers. You all know about it, and councils of ministers are headed by the prime minister. Okay, तो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली रोल ऑफ काउंसिल मिनिस्टर्स जो है अपॉइंटमेंट ऑफ जजेस में क्या कर रहे हैं, उनका रोल कहीं ना कहीं आ रहा है, क्योंकि उनके अकॉर्डिंग ही क्या है जजेस की अपॉइंटमेंट हो रही है. ठीक है, ये चीज पहले देखी जाती थी.
So what was the status of the consultation with the chief justice? Question arise होता है कि directly और indirectly councils of minister, prime minister ही appoint कर रहे हैं other judges को, ठीक है, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के judges को प्रेसिडेंट चीफ जस्टिस से बस फॉर द सेक ऑफ इट कंसल्ट किया जा रहा है, उनका जो भी एडवाइस है उस पे वर्क ऑन नहीं किया जा रहा। तो जो कंसल्टेशन है, ठीक है, चीफ जस्टिस के साथ जो कंसल्टेशन है उसका क्या स्टेटस होगा? सो एक अगेन यहाँ पे इंटरप्रिटेशंस जो हुई थी अलग अलग हुई थी। 1982 से 1998 में बहुत से जजमेंट्स आए थे सुप्रीम कोर्ट में और उसमें बहुत से इंटरप्रिटेशंस हुई थी। एंड व्हाट आर दोज इंटरप्रिटेशन? देयर आर 3 जज केस, ठीक है, 3 जज केस, ये बहुत फेमस है 3 जज केस में। ये 3 सिचुएशंस आई थी और ये जो मैटर्स थे सुप्रीम कोर्ट्स में आए, who will appoint other judges and who will appoint the Supreme Court judges, और इसमें ऐसे 3 जज केसेस आए थे। फर्स्ट आया था 1982 में। The court felt the role of the chief justice was purely consultative। उस टाइम में कोर्ट ने सोचा, उन्होंने बोला जो भी चीफ जस्टिस whatever the view or whatever the opinion chief justice of India will give, it was purely consultative। कंसल्ट होने के बाद ही सुप्रीम कोर्ट के जजेस को क्या किया जाएगा? अपॉइंट किया जाएगा एंड देन इट विल बी फॉलोड बाय द प्रेसिडेंट। ओके, उसके बाद जो प्रेसिडेंट है वो उसको फॉलो करेंगे। ये आपका फर्स्ट जज केस आया और ये बहुत हमें क्या हुआ था उस केस में, कौन जज था, ये सारी चीजें ध्यान में नहीं रखनी है हमें। मेन यहाँ पे मुद्दा ये रखना है, द कोर्ट फेल्ट द रोल ऑफ द चीफ जस्टिस वाज, क्या जस्टिस आया उस टाइम पे, क्या जजमेंट आई थी? जजमेंट उस टाइम पे आई थी, द कोर्ट फेल्ट दैट द रोल ऑफ द चीफ जस्टिस वाज प्योरली कंसल्टेटिव। ये आया कि जो भी रोल होगा वो प्योरली कंसल्टेटिव होना चाहिए। सेकंड मैटर अराइज हुआ व्हिच वी कॉल सेकंड जज केस इन द ईयर 1993। इसमें आया कंसल्टेशन टू कॉन्फ्रेंस। इसमें जो जजमेंट आई थी उसमें बोला था कि जो भी ओपिनियन है, ठीक है, व्हाटएवर द ओपिनियन चीफ जस्टिस is given to the president for the appointment of higher court or supreme court judges, it must be followed। ठीक है, जो भी XYZ चीफ जस्टिस ने जो भी अपना कंसल्टेशन दे दिया, जो भी उन्होंने अपने व्यू पॉइंट्स दे दिए, वो क्या होना चाहिए? कॉन्फ्रेंस में आने चाहिए। वो ही उन्हीं को ही सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट का जज बनाना चाहिए। ठीक है, सेकंड जज केस में ये आपका जो मेन जजमेंट थी ये आई। नाउ थर्ड जज केस जो था वो 1998 में आया एंड द प्रिंसिपल ऑफ कॉलेजियलिटी। कॉलेजियलिटी मतलब एक कॉलेज फॉर्म कर लेना, एक इंस्टीट्यूट और एक ऑर्गेनाइजेशन फॉर्म कर लेना। द प्रिंसिपल ऑफ कॉलेजियलिटी इन मेकिंग रिकमेंडेशंस फॉर अपॉइंटमेंट्स। नाउ ये जो थर्ड जज केस है उसमें ये आया था कि एक कॉलेजियलिटी बनाएंगे हम और इसमें जितने भी आपके कंसल्टेशंस हैं, किस किस की कंसल्टेशंस ली जाएगी? चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया और जो ग्रुप ऑफ सीनियर मेंबर्स हैं, 4 ग्रुप ऑफ जो सुप्रीम कोर्ट के जजेस हैं, उनको पांचों के पांचों क्या करेंगे? अपने खुद के कुछ नेम्स देंगे, रिकमेंड करेंगे कि किसको अपॉइंट किया जाना चाहिए और उसी के बेसिस पे क्या होगा? चीफ ये जो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जजेस को अपॉइंट किया गया था। और ये जो थर्ड जज केस है कहीं पे भी अमेंड नहीं किया गया था कॉन्स्टिट्यूशन में, ये बस एक स्टेटमेंट के और इस स्टेटमेंट से तक अभी तक जो है चलता आ रहा है कि ऐसे ही सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जजेस को अपॉइंट किया जा रहा है। अगर आप न्यूज फॉलो करते हो तो आपने जरूर इसके बारे में भी सुना गया होगा कि 99th अमेंडमेंट जो 2014 में आया था उसमें एक नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन बनी थी। ठीक है, बट उसको सुप्रीम कोर्ट ने क्या कर दिया था? उसको डिक्लेयर कर दिया था कि दिस इज अनकॉन्स्टिट्यूशनल। कि उस नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन में ये था कि एक ऑर्गेनाइजेशन होनी चाहिए एंड बहुत सारी चीजें थी, बट वो अभी तक उसको सुप्रीम कोर्ट ने अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर कर दिया। इसलिए वो क्या है, अभी तक उस प्रोसेस से जजेस को अपॉइंट नहीं किया जा रहा है। सो
3 जज केस जो है, ठीक है, इसी के बेसिस पे कॉन्स्टिट्यूशन में बहुत से अमेंडमेंट हुए थे और इसके बाद क्या हो रहा है, नॉट अमेंडमेंट बट इन वर्बली फॉर्म हम बोल सकते हैं कि स्टेटमेंट्स आई थी और इसको क्या है डिसीजन, यही लास्ट का जो 1998 का थर्ड जज केस था, इसी को प्रिंसिपल ऑफ कॉलेजियलिटी को मानते हुए क्या है विद द रिकमेंडेशन ऑफ चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया एंड 4 अदर सीनियर मोस्ट जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट, उनके कंसल्टेशन के बाद और जो नेम्स वो रिकमेंड करेंगे उसी को प्रेसिडेंट फॉलो करेंगे और सुप्रीम कोर्ट के और हाई कोर्ट के जजेस को अपॉइंट करेंगे, ठीक है। सो दिस इज ऑल अबाउट दिस अपॉइंटमेंट ऑफ जजेस. Now if you have any problem you can ask me.